आप देख रहे हैं मुल्क मिल्लत और मसाइल, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई और फिर एक पैगाम भी दिया कि हम बिना फसाद किए, बिना झगड़ा किए भी किसी इतने बड़े मुल्क को आज़ाद करा सकते हैं, तो हम फिर अब चैन से, सुकून से क्यों नहीं रह सकते। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, ये सवाल मेरा आपसे है, आप इसका जवाब दें भली भांति किस तरीके से आप चीज़ों को जानते हैं। क्या लगता है आपको, जैसे मैंने कहा कि शिकायत अपनी जगह है और उस शिकायत के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, यह भी सच्चाई है, चूंकि जमहूरी निजाम है, जमहूरी सिस्टम है, आईन भी आपको हक देता है, तो हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के मतलब जो जिम्मेदार है वो भी, या जो रूलिंग पार्टी के जिम्मेदार हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि भाई सारी योजनाएं तो मिल रही हैं, सारी स्कीम्स का फायदा तो पहुंच रहा है, फिर शिकायत किस बात की, क्या कहेंगे? सूरज की रोशनी भी मिल रही है मोदी जी की सरकार में, चांद की किरणें भी मिल रही है हमारी सरकार में, ये सब मिल रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब 72 मंत्री बनाए जाएंगे तो उसमें कोई एक मुस्लिम नहीं। जब बीजेपी लोकसभा के टिकट बांटेगी तो उसमें चाहे जितने वफादार शहनवाज हुसैन साहब हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, लेकिन उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। देखिए हमारी शिकायत क्या है कुर्सी पर, समझ लीजिए, ये जो बार बार फैज साहब कह रहे हैं कि हमारा देश, भाई इसी की तो लड़ाई है कि जो आजादी के बाद से 70-75 साल में हम लोगों ने एक अच्छा माहौल बनाया, तो अब उससे बिगाड़ा क्यों जा रहा है? हमारी शिकायत तो यही है ना, बिल्कुल, और कुछ थोड़ी है कि आप उस ताने बाने को, उस गंगा जमनी तहजीब को क्यों क्रश करना चाहते। अभी इन्होंने कहा कि आरएसएस ने कहा कि हम अब काशी और मथुरा के आंदोलन में नहीं शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल कहा, लेकिन सवाल यह है कि आप शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो लोग 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लेकर के घूम रहे हैं उनको कौन रोकेगा, आप बताइए। फिर आपने कहा कि दो आप सौंप दीजिए, अच्छा तो ये बताइए कौन ठेकेदार है? क्या आरएसएस ये मानती है कि उसकी बात जो है वो मुल्क के सारे हिंदू मानते हैं? क्या ये मान लेगी, ये ऐलान करेगी आरएसएस इस बात का? मेरे ख्याल से आरएसएस बात का ऐलान नहीं कर पाएगी, वो ये जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी। तो इस तरह की चीजें, फिर आप देखिए कि ये शिकायत क्यों होती है। जब वजीर आजम बयान देते हैं तो आप बताइए शमशान घाट की बात कौन करता है? कपड़े से पहचानने की बात कौन करता है? ये क्यों ऐसी बातें आती, ये बताइए। केंद्रीय मंत्री वो गोली मारो का नारा क्यों दे देते हैं? और छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट के अंदर आइए, एक चुने हुए संसद को मुस्लिम, वहीं बीजेपी के चुने हुए संसद उन्हें आतंकवादी कहते हैं, उन्हें गद्दार कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं तो कह भी नहीं सकता। लेकिन क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि राजस्थान में टोंक में उनको प्रभारी बना दिया जाता है चुनाव का। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तो ये तमाम बहुत सारी ऐसी मिसालें मैं खुर्शीद रब्बानी साहब आपको दे सकता हूं। तो इसलिए वरना ऐसा नहीं है। देखिए मुसलमानों को कोई मोदी जी से या बीजेपी से या आरएसएस से भाई क्यों नफरत होगी? भाई वो भी इस देश के, हम भी इस देश के हैं। नफरत कोई पैदाइशी तो है नहीं, मुसलमान पैदाइशी नफरत लेके पैदा हो रहा है। फिर आप आज देखिए फैज अहमद फैज साहब है कि नहीं है? अच्छा एक चीज में और टोकूंगा मुमताज साहब, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। देखिए 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली मोदी साहब ने और बाकायदा कैबिनेट बन गई उनकी, तो हमने देखा कि एक अच्छे खासे वक्त तक 3 वजीर थे मुस्लिम, उसमें नजमा हेपतुल्ला भी थी और कैबिनेट वजीर थी वो, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी भी थे और एमजे अकबर साहब भी थे, और एमजे अकबर का भी अच्छा पोर्टफोलियो था, और नकवी साहब को माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ साथ जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी दी गई थी एमओएस के तौर पर। तो एक वक्त तक तो दी जिम्मेदारी, फिर 19 के इंतखाबात आए, फिर अलग अलग सूबों में असेंबली इंतखाब आता है, फिर मुस्लिम तबके का जो है वोटिंग पैटर्न हुकूमत ने देखा या फिर पार्टी ने देखा, तो फिर पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि भाई इनका वोट तो मिल नहीं रहा, तो फिर इन्हें जो है हम वजीर क्यों बनाएं, इन्हें राज्यसभा क्यों भेजें। तो आप वो भी बदलाव देखिए ना मुस्लिम तबके की तरफ से बीजेपी को क्या मिला, ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। नहीं, आप देखिए, आप यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश, बैलेंस नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल का जवाब दीजिए आप ईमानदारी से। बैलेंस नहीं है, मैं आ रहा हूँ। देखिए आप बताइए कि 3 वजीर थे कि नहीं थे, इसमें बैलेंस क्या है? तो सच्चाई है। देखिए बीजेपी ने हमेशा कहा कि हमें मुसलमानों ने वोट किया है, ठीक है, हमेशा कहा। फैज अहमद साहब जैसे लोगों ने वोट किया। अभी आपने देखा कि एक मौलाना ने दिल्ली में उन्होंने कहा कि साहब मैंने वोट दिया है बीजेपी को। तो मुसलमान वोट देता है। फिर सवाल ये है
कि वोट न दे तो इसका मतलब आप उन्हें सरकार में नुमाइंदगी नहीं देंगे। ये ठीक है, तो ये सवाल सही है, तो बिल्कुल इसलिए ठीक। आप उनको कोई बिल्कुल सुविधा ठीक। नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक। ये चीज जो है, यही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। ये तो इंतकामी कार्रवाई, ये सरकारी कार्रवाई थोड़ी है। बिल्कुल ये ठीक तो है। इंतकामी कार्रवाई। हाँ। फिर वोट में होता है। आपको कैसे सही। पता चला कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा है? अच्छा, नहीं देखिए, आप वो तो टिकट पता नहीं चल जाता है दोगे, बॉस, लेकिन मुसलमान वो तो पता चल जाता है। हर एक बूथ का पता है कि यहाँ नहीं, कितने नहीं, वोटर्स हैं और तो कितने वोट निकल सवाल रहे ये हैं। वो है तो कि आजकल आप बहुत उम्मीदवार चीजें क्यों बहुत नहीं क्लियर बना हो रहे? गई हैं। हाँ, हम कह रहे हैं आप जी। उम्मीदवार क्यों नहीं बनाते हो? क्यों आप मुसलमान को टिकट नहीं देते हो? क्यों आप ठीक है। चिमटे से छूने के लिए मुसलमान? बात ये देखिए, ठीक। साफ साफ है। हाँ। इनकी राजनीति हिंदू पोलराइजेशन की है। इनको लगता है हिंदुओं को पोलराइज कर लो, बिल्कुल। चूंकि वो अक्सरियत में है। हाँ। 40-45% वोट हासिल कर लो, फिर बाकी में बढ़ जाएगा और हम हुकूमत यहाँ पे करते रहेंगे। हाँ। लेकिन 400 पार का इन्होंने नारा दिया था इसी वजह से, लेकिन ये मुंह की खा गए। इनको लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि इन्होंने सबका साथ सबका विकास का भी नारा दिया। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई? इनके सारे प्रोग्राम हाँ। फेल हो गए। लेकिन GST भी फेल हो गई। 24 के रिजल्ट के बाद सबका साथ सबका विकास का नारा सुनने को नहीं मिल रहा है। अब जवाब देंगे फैज साहब कि क्यों अरे नहीं, तो मतलब इसीलिए इस तो नारे मंत्री के भी ऊपर नहीं काम है। किया जा रहा। अरे इसीलिए हाँ। तो मंत्री भी नहीं खुर्शीद रब्बानी साहब। ठीक है। कि अब न इनको सबके विकास ठीक से है। मतलब है ठीक और है। न सबको साथ से मतलब है। हाँ। इनको अडानी अंबानी ये सब मिल गए हैं, अब ये उन्हीं के साथ है, उन्हीं का विकास है। और ये जो कहते थे परिवारवाद, सारे परिवार, मंत्री हो चाहे संतरी हो, ठीक है। आप देख लीजिए, सारा परिवार फल फूल लाए। हाँ। और 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाए हुए और ये फख्र करते हैं। अच्छा देखिए फैज साहब, आरएसएस भी महात्मा गांधी के विचारों को मानती है, मगर शर्त के साथ। वो कहते हैं कि अहिंसावादी होना ठीक है, मगर एक वक्त तक ही। तो सशर्त उनको मानते हैं, मतलब कंप्लीटली जैसे दूसरे लोग 100% उनको एक्सेप्ट करते हैं या उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पर एक्सेप्टेंसी 100% नहीं है, सशर्त है। चूंकि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार साहब भी मतलब जो है वो खुद लिख चुके हैं, कह चुके हैं कि इस विचारधारा की अपनी अहमियत है और उस पर चलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको जरूरत पड़ने पर अहिंसावादी नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि जो आज का माहौल है वहां पर, चूंकि देखिए अगर जो डॉक्टर मोहन भागवत साहब कुछ कह रहे हैं या फिर दूसरे जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं, पार्टी के लोग कुछ कह रहे हैं, चूंकि बयानबाजी तो होती है वो तमाम लोगों को पता है। कई सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर है कई सारे सूबों के जो ऐसी जबान बोलते हैं कि शायद मुझे लगता है कि कोई आम आदमी भी वैसी उसको भी ये मतलब जोर नहीं देता कि वो ऐसी जबान को बोले। संविधान की शपथ लेने के बाद वो ऐसी भाषा बोलते हैं, तो फिर उनका असर लोगों पर होता है और फिर उसका असर ये होता है कि फिर वो नफरतें बढ़ती हैं। फिर वो इलाकों के बाहर बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि फला कम्युनिटी का व्यापारी या फला कम्युनिटी के लोग यहां पर नहीं आएंगे। फिर एक मार्केट के बाहर जो है वो इश्तिहार लगा दिया जाता है कि हमने इसे मुस्लिम मुक्त बना दिया है। तो इसके असरात फिर ये होते हैं। इसको कैसे आप देखते हैं और क्या कुछ जो है वो मतलब लगता है कि इन चीजों से बाहर आने की जरूरत है? देखिए, इंसाफ के लिए की गई जो हिंसा होती है ना, वो हिंसा नहीं कहलाती है, वो इंसाफ कहलाता है। जैसे कि भाई कोई टेररिस्ट है, उसने 100 लोगों को मारा है, जज उसको फांसी दे दे कि भाई इसने 100 लोगों को मारा है, तो जज के ऊपर हम हिंसा का आरोप नहीं लगा सकते। तो वो एक इंसाफ के लिए की गई चीजें होती है। और महात्मा, क्योंकि मैं कुछ चीजें बोल नहीं सकता और बोलूंगा तो खामखा डिस्प्यूट होगा। एक समय सीमा के बाद, चाहे वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या सनातन में भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण आप लीजिए, तो एक समय के बाद अपराधी को खत्म करने के लिए हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल सही है ना। और हमारा कहा गया है कि अधर्मियों का वध करो, और ये बात मैं अक्सर बोलता हूं, अधर्मी मुसलमान नहीं थे, बेशक। और वैसे ही मक्का में जो वो काफिर थे वो हिंदुस्तान के हिंदू नहीं थे। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। मैं दो बातें हमेशा कहता हूँ। एक बात जब उठती है कि भाई इमाम हुसैन का कत्ल करने वाले अल्लाह अकबर का नारा पढ़ रहे थे, ये बात सत्य है। माता सीता का अपहरण करने वाला जो रावण था वो भी भगवा वस्त्र पहनकर आया था। तो इधर मुसलमान ने माता सीता का अपमान नहीं किया और उधर इमाम हुसैन का कत्ल करने वाला भी कोई संघ का या हिंदू नहीं था। तो उस कौम के ही ऐसे लोग थे जो कि गड़बड़ लोग थे और फिर उसका विनाश भी किया गया उस पापी का। तो इस सच्चाई को समझना चाहिए। दूसरी बात कि किसी भी पार्टी के व्यक्ति को, किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, किसी भी समाचार चैनल में बैठे हुए व्यक्ति को अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो टीवी चैनल्स पे भी विरोध करता हूं जब कोई असंसदीय शब्द कहता है, तो मैं इस बात पे आपके बिल्कुल भी सहमत हूं। लेकिन फिर से जो हम कहते हैं कि संघ के
का अनुषांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। तो जब संघ के प्रमुख ने कह दिया कि भाई आप मुंसिफ टीवी के हेड हैं, आपने जो कह दिया वो सभी कर्मचारियों के लिए वो बात लागू होती है। यदि कोई कर्मचारी उसको नहीं मानता है तो वो उसकी कमी होगी, संगठन की कमी या आपकी कमी नहीं होगी। संघ के सरसंघचालक जी ने बिल्कुल अपनी विचारधारा को स्पष्ट कर दिया है, जो मैं आपके सामने बता चुका हूं। और फिर कह रहा हूं, मैं मुमताज भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को टिकट भी देना चाहिए, उनको राज्यसभा में भी भेजना चाहिए, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, और मुसलमान बराबर वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है और भाजपा ने दिया भी है। आरिफ मोहम्मद खान साहब अभी गवर्नर हैं, तो गुलाम अली खटाना साहब राज्यसभा में हैं। आपको पता होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी कैंडिडेट और फिर राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। बहुत सारी पार्टियां उस वक्त ऐसी भी थी जो अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जी सब मिलीजुली एक तरीके से मतलब कोशिश थी, वो बिल्कुल सही तो है। मैं इस बात से सहमत हूं। और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो भी, उनकी तरफ भी आप इशारा कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि देखिए, चूंकि हम आखिरी मतलब मरहले में पहुंच चुके हैं, छोटा सा बस ठीक है, है, जी, महात्मा गांधी की चूंकि बात हो रही है, हमको बार बार अडानी जी अंबानी जी को उसके घेरे में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी जी स्वदेशी की बात करते थे। तो यदि हमारे देश का कोई भाई एक अच्छी कंपनी बना रहा है, देश के लोगों को रोजगार दे रहा है, देश की जीडीपी में योगदान दे रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ा रहा है, तो हमें बार बार अडानी अंबानी ऐसे है वैसे है कहकर अपने देश की कंपनी का, उद्योग का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, उनका शायद ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, खाली 2-4 लोगों के ऊपर ही फोकस नहीं होना चाहिए। योजनाओं का लाभ आप बता चुके हैं, ठीक है। आप बता मुमताज आलम रिजवी साहब, देखिए सारी बातें हैं और जाहिर तौर पर विचार विमर्श करना, चर्चा करना बेहद जरूरी है। चूंकि फैज साहब शुरू में कह रहे थे कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, तो देखिए सब कुछ अच्छा अगर होता तो मतलब जो है फिर ये तमाम हालात नहीं बनते। चूंकि शिकायत भी है और वो घर में भी होते हैं, परिवार में भी होते हैं, छोटे गांव में भी होते हैं, वो तमाम चीजें हैं, मगर उस पर विचार विमर्श करना, चर्चा करना बेहद जरूरी है। अब ये बताइए साहब, क्या रास्ते हो सकते हैं? ये जो विरासत है महात्मा गांधी के विचारों की, उसको कैसे लगातार मजबूत किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि क्षेत्रवाद के नाम पर, ताकि जबान या भाषा के नाम पर, ताकि मजहब के नाम पर या किसी और बात के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। मुसलमानों ने हमेशा 3 चीजों की मांग की है जी, कि हमें तालीम दे दीजिए, जी, ठीक है, हमें तजारत करने दीजिए और हमारा तहफ्फुज़। ये 3 चीजें हमेशा मांगी। जो ये 3 चीजें हमारी पूरी कर दे, हम उसके साथ, हम यहाँ पे न तो प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं, न तो हम कहीं मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं, न बहुत ज्यादा बहुत बड़ी ख्वाहिशें। तो इन 3 चीजों पे, और लेकिन जो नफरत फैल रही है जिस तरह से कि हम कुर्सी पे बैठे रहे, तो आप लोग बैठिए कुर्सी पे। आप भाई आजादी के बाद से अब तक आप देखिए कि मुसलमान क्या बन गया, क्या उसने हासिल कर लिया सिवाय कुर्बानी देने के। हम पे तो कोई इल्जाम भी नहीं है ऐसा। आप बताएं, फैज साहब ने बहुत अच्छा कहा, तो ये बात समझे ना कि हम पे कोई इल्जाम नहीं। गोडसे को, वो महात्मा गांधी को हमने नहीं मारा, इंदिरा गांधी को हमने नहीं मारा, राजीव गांधी को हमने नहीं मारा। हाँ, और भी आप चले जाइए, बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। तो ये हम पे जो इल्जाम बार बार लगता है, वो इल्जाम न लगाया जाए। हमें पाकिस्तान फिर इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, फिर आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, सिखों को टारगेट कर रहे हैं, आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। अभी तुरंत आरोप लगा दिया, हमारे को कह रहे तो आपको मुसलमान में गिन के पाकिस्तान बनाने का आरोप लगा दिया जाएगा, लगाया भी जाता है, क्यों नहीं खत्म हो जाएगी? इंदिरा गांधी को एक सिख ने मारा, राजीव गांधी को एक वहां के मारा, टीटी वाले ने मारा, भारत का विभाजन मुसलमानों ने कर दिया, तो ये कबूल करोगे क्या? अरे किसी भी सिख को क्यों जोड़ रहे हैं? या किसी पूरे तमिलनाडु के व्यक्ति को क्यों जोड़ रहे हैं? सारे मुसलमानों को जोड़ दिए जाएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। इतनी बड़ी तादाद को, इतनी बड़ी आबादी को, अरे सब अल्लाह का शुक्र। ऐसा प्लीज सुन लीजिए एक बात, फिर आपके पास होगा। हाँ जी जी जी, देखिए खुर्शीद रब्बानी साहब, मैं इल्जाम किसी पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो अपनी सफाई दे रहा हूँ। क्या सफाई देने का भी हक नहीं है? नहीं, ठीक है। हमें गद्दार क्यों कह दिया जाता है, हमें पाकिस्तानी क्यों कह दिया जाता है, हमें टेररिस्ट क्यों कह दिया? कहाँ हमने बात इंडिविजुअल की नहीं हो रही फैज साहब, देखिए बात इंडिविजुअल की नहीं हो रही, बात यह है कि पूरी कम्युनिटी को कई बार ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मुझे लगता है तमाम लोग इस बात को कहते होंगे कि आजादी के बाद से अब तक कोई एक वाकया ऐसा बता दीजिए कि जहां पर चाहे तो वो स्पाई हो, मतलब जो है जो जासूसी करते हो, या किसी मतलब जंग के दौरान किसी मुसलमान ने जो है वो अपना रुख बदला हो, 100% अपने मुल्क के साथ है, दूसरे शहरियों की तरह। तो फिर उनके ऊपर जब शक होता है तो फिर मुमताज आलम रिजवी को भी
तकलीफ होती है, मुझे भी होती है और मुझे लगता है कई बार आपको भी तकलीफ होती होगी। देखिए फैज साहब ने ये एक्सेप्ट किया हमारी इस बात को, मैं उसका भी इस्तकबाल करता हूं। हम लोग यहाँ बड़ी अच्छी चर्चा करने आए हैं, बिल्कुल, और चर्चा करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। मैं एक शेर, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मेरा आखिरी कमेंट है, तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। खुर्शीद रब्बानी साहब, आजकल मैं शेर भी पढ़ दिया करता हूँ। तो एक शेर कि नफरतों की आंधी में आ गए कहाँ देखो, नफरतों की आंधी में, नफरतों की आंधी में आ गए कहाँ देखो, लड़ रहे हैं आपस में किस तरफ जहां देखो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नफरत, और ये नफरत भी कम करनी है, और ये वैचारिक मतभेद जो है वो मनभेद में ना बदले, एक लिमिट पे आकर के रुक जाए, वो टकराव के हालात पैदा ना हो उनकी वजह से। इसके ऊपर भी हम तमाम लोगों को ख्याल रखना बेहद जरूरी है। शिवाजी सरकार, क्या कुछ कहेंगे आप? गांधी के विचारों की बात हो रही है और उस विचारधारा की जरूरत तब भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। इसे संभाल करके रखना मुझे लगता है हर एक शहरी की जरूरत है। किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि उनकी विरासत को हम आगे बढ़ा सके? देखिए, गांधी राजनीति में जी सच्चाई के सबसे बड़े हिमायतदार जी। प्रोपेगेंडा राजनीति में होता है, इसमें भी चाहते थे प्रोपेगेंडा भी ऐसा हो कि सही बात को दिखाए। बिल्कुल। आज हम कह रहे हैं 2047 में भारत का विकास हो, 2047 तक कम से कम 2 पीढ़ी तो चली जाएगी, तो विकास आप किसके लिए करेंगे? आने वाली पीढ़ी के लिए। सवाल गांधी होते तो जरूर करते, नहीं मैं कह रहा हूँ ये सवाल गांधी होते तो जरूर करते। अच्छा, आज कोई राजनेता इस बारे में बात नहीं करता है जी। सवाल है कि विकास जो होना है, हमारी उम्र एवरेज कितनी है? 30-40 साल। 30-40 साल में अगर हमारा विकास नहीं हुआ तो कब होगा? तो गांधी जो है, देखिए गांधी जब लंदन गए थे बादशाह से मिलने जी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, बादशाह ने कहा आप इतने कम कपड़े क्यों पहने? तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमारे कपड़े भी पहन लो। तो बादशाह को ये सोचने की जरूरत है उनको कितने कपड़े पहनने चाहिए और किस रफ्तार से लोगों के लिए काम करना चाहिए। सही। बादशाह को ये जरूरी नहीं है कि वो पैसे की बर्बादी करते रहे रियल एस्टेट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, और कुछ एक 2-4 कंपनियों का जिक्र किया गया है, वो कंपनियों का नाम ना लोग में नहीं ले रहा। ठीक। पर सवाल यही है कि 2-3 कंपनियों को ही विकास हो रहा है। अगर वही विकास है तो गांधी का विकास ये नहीं। ठीक। गांधी जो है, गांधी का विकास था चरखे का विकास। चरखा इसलिए नहीं था, चरखा एक बहुत बड़ा सिंबल था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान का आम आदमी जब आगे बढ़ेगा तभी सब कोई आगे बढ़ेगा। ठीक है। आज आम आदमी पीछे चलता चला जा रहा है और 1% लोग जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये गांधी का विकास। ठीक। तो गांधी को अगर हमें समझना है, गांधी ने भारत को जो एक इकोनॉमी थी, एक इकोनॉमिक सोच थी, उसमें हर मजदूर का, हर किसान का, हर आम आदमी का उसमें हक है। सही। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं सोचेंगे और ये कार्य करते रहेंगे, सड़क बनाने के बाद गांधी का मानते थे कि सड़क बनना चाहिए, बस उनको ये नहीं मालूम था कि सड़क बनाने पे जिस पर जनता का पैसा पहले ही लग चुका है उसके ऊपर उसका टोल भी देना पड़ेगा। तो इस तरह की जो डिस्प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट है, ये गांधी के डिक्शनरी में नहीं था। तो जब हम गांधी की बात करते हैं, सिर्फ गांधी पॉलिटिक्स नहीं है, गांधी विकास है, गांधी डेवलपमेंट है, गांधी वे ऑफ लाइफ है, और गांधी राष्ट्र की जो एथिक्स है, इकोनॉमिक्स और एथिक्स, ये दोनों साथ लेके चलने की चीज है। बिल्कुल। जिस दिन ये होगा उस दिन देश का विकास होगा। आज हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग जो है 27% था, 22% तक उतर गया, अब मुश्किल से 24% पहुंच रहा है। हाँ, लेकिन अभी जो जीएसटी में जो सुधार हुए हैं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया है स्वदेशी अपनाने का, और उसके ऊपर और ज्यादा जोर देने का। मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट कुछ बेहतर आएंगे। पॉलिटिक्स नहीं, हर लेवल पे गांधी को अपनाना है, तब जाके हिंदुस्तान जो है आगे बढ़े। फैज साहब, क्या कुछ कहेंगे आखिर में? तमाम बातें हो चुकी हैं, अब ये हालात, टकराव के हालात कम से कम हो, ना बने। पहली बात तो ना हो तो ज्यादा बेहतर है। तो उसमें गांधी की विचारधारा का महत्व भी है, मगर उसे संभाल करके उस विरासत को आगे ले जाना भी है। तो वो कैसे
मतलब मुमकिन हो सकता है। बस यही बात है, देखिए ना तीर निकालो ना तलवार निकालो, हो तो मुकाबिल तो अखबार निकालो। किसी भी तरह की जो नफरत है उसको दूर करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम मीडिया हो सकता है, और अखबार का मतलब मीडिया से ही है। मीडिया से मेरी गुजारिश है कि जब भी ऐसे कोई हो तो इसमें निगेटिव डिबेट, निगेटिव चर्चा करने की बजाय एक पॉजिटिव मैसेज दे, क्योंकि आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, वो देख रहा है कि खुर्शीद साहब आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुमताज साहब क्या बोल रहे हैं। यदि हम तीनों पॉजिटिवली बात करें, यहाँ पर जितना भी पैनलिस्ट है, निश्चित रूप से ये एक बड़ा माध्यम बन सकता है। एक कोटेशन है मीडिया के बारे में, वन ड्रॉप ऑफ इंक मेक अ मिलियन थिंग्स, स्याही की एक बूंद हजारों करोड़ों लोगों का विचार बदल सकती है। तो हमारे बोले हुए एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया हमको बिल्कुल सुधार करना चाहिए। और महात्मा गांधी का ये विचार, महात्मा गांधी भी एक पत्रकार थे, आपको पता होगा, आप करें में पत्रकारिता क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे महात्मा गांधी को भी पता था यंग इंडिया नवजीवन जैसा अखबार निकाले, क्योंकि जनता के बीच पॉजिटिवली उसी तरीके से पहुंचा जा सके। तो ऐसे हमको आजाद कराने में अलग अलग सहाफियों ने अलग अलग उस वक्त के जो अखबारों ने बड़ा रोल अदा किया था। उसमें हर जबान के सहाफी शामिल थे, उसमें उर्दू के भी थे, उसमें हिंदी के सहाफी भी शामिल थे, और अलग अलग इलाकाई भाषाओं के शामिल थे। बिल्कुल ठीक है। तो छोटी सी बात है कि जैसे कोई हमें कहता है ना साहब कि ये गद्दार है, तो मुझे बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता है, मुमताज साहब को भी कहा गया। उसके बाद कोई कहे मेरे दामन में दाग है, तो मुझे ये भी तो कोशिश करनी चाहिए एक बार अपने दामन में देख लूं। अगर कुछ गड़बड़ है कि पाकिस्तान के जीतने में कोई बम फोड़ रहा है या फिर फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहे हैं भारत में, तो हम अपने दामन से कुछ थोड़ा बहुत उसको भी ठीक कर ले, उसमें क्या है। ये भी एक तरीके से ठीक है, बात ठीक है आपकी। आपने फिलिस्तीन का जिक्र किया। देखिए, पाकिस्तान का हिमायती मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई नहीं है। वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी प्रॉब्लम है, हिंदुस्तानी मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है। मगर जहां तक फिलिस्तीन का मामला है, गांधी जी भी उसके मतलब बोल चुके हैं, हिंदुस्तान की तमाम सरकारें बोल चुकी है, यहां तक कि मोदी हुकूमत भी फिलिस्तीन के मतलब जो है वक्त पड़ने पर उसकी मदद भी करती है और उसके हक में बोलती भी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद। आप अपनी भाषा में इस बात को कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, गांधी जो है, ये बात सच है कि ये बात डिस्कस भी हो चुकी है कि गांधी किसी एक शख्स का नाम नहीं है या कोई एक मतलब तस्वीर नहीं है, बल्कि गांधी एक विचारधारा है। और वो एक ऐसी विचारधारा है जो आपको एक ऐसे सफर पर लेकर के जाती है जहां पर सबके साथ इंसाफ का मामला है, जहां पर सबके साथ जो है वो हमदर्दी है, और जहां पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है। मुझे लगता है कि उस विचारधारा को अपनाना भी चाहिए और उस विचारधारा पर चलना भी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी तमाम लोगों की है, तमाम शहरियों की है। मैं तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।